नमस्तुभ्यम वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। आज हम लोग इंग्लिश फ्लेमिंगो जो बुक है हमारी सीबीएसई बोर्ड की, उसके चैप्टर 3 पर आएंगे। डीप वाटर जो विलियम डगलस जी द्वारा रचित है, चैप्टर जो उनके द्वारा लिखा गया है। चैप्टर के आने से पहले ना थोड़ा सा हम इसके लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, उसके ऊपर थोड़ा सा चलेंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर पर रिटर्न आएंगे। तो देखो आज बात कहना क्या चाहते हैं हम, देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा अबाउट द यूनिट के बारे में दी गया और जो कहा गया थीम। चैप्टर पे आने से पहले सबसे पहले थोड़ा थीम देखेंगे कि अ रियल लाइफ पर्सनल अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग फियर एंड द स्टेप टेकन टू ओवरकम इट। देखो आज एक जो हमारी स्टोरी रहने वाली है ना, इसमें मुख्यतः एक ऐसा फियर है, एक ऐसा डर है एक बच्चे का जो उससे ओवरकम करने के लिए क्या क्या वो प्रयास करता है, उसके विषय में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तृत तरीके से बात की गई है। और हम देखेंगे कि एक बच्चा जो बचपन में जिन चीज़ों से डरता है, कई बार बच्चे बचपन में आग से डरते हैं, पानी से डरते हैं, और भी कई चीज़ें होती हैं, अंधेरे से डरते हैं, जिनके विषय में वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनके मन में एक ऐसा मनोविकार उत्पन्न हो जाता है, उनके मन में एक ऐसा मेंटल एबिलिटी आ जाती है जो उनको कहीं न कहीं परेशान करती है अंदर ही अंदर। तो वहाँ पर ये चीज़ देखेंगे। और जो सब थीम है साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फियर। अब देखो मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे हम इसका विश्लेषण करेंगे, जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है डर की, डर को हम कैसे दूर करेंगे और अपने डर को हम कैसे हिम्मत में परिवर्तित करेंगे, ये भी हमारे अंदर एक तरह की खूबी होती है। इसको भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। कंप्रीहेंशन में दिया गया है कि अंडर स्टैंडिंग अनदर पर्सन एक्सपीरियंस। कई बार ये कहा जाता है कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहेंगे ना, तो आपको पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। इसलिए आप दूसरों की गलतियों से सीखें, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। तो यहाँ पर ये कहने की बात हो रही है। और रिलेटिंग सब्जेक्टिविटी टू द डिस्कशन ऑन फियर, अपने फियर को अपने मन के अंदर दबा कर रखना ना, कहीं न कहीं वो तुम्हारे लिए नेगेटिव हो जाता है, कहीं न कहीं वो तुमको अंदर ही अंदर खाने लगता है। चिंता दहते सजीवम चिता दहते निर्जीवा। जो चिंता होती है वो सजीव को, जो जिंदा व्यक्ति होता है उसको जला देती है, और चिता जो होती है, चिता एक मरे हुए व्यक्ति को जलाती है। तो इसलिए चिंता कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए डर का डट कर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। अब इसके बाद थोड़ा सा शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये कहीं न कहीं एक कह सकते हैं आप ऑटोबायोग्राफी की तरह है। और शेयरिंग अकाउंट ऑफ एक्ट्स ऑफ करेज, थोड़ा का करेज की भी विषय में भी यहाँ पर बात की गई है। और लैंग्वेज पे भी, जब लैंग्वेज की बात करेंगे, जो इसका स्टाइल है लिखने का, तो फोकस ऑन फर्स्ट पर्सन नैरेटिव स्टाइल। जो देखो कई नैरेटिव स्टाइल होती हैं, तो उसमें से एक पार्ट होता है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव स्टाइल। तो जब नरेशन करते हैं ना, तो नरेशन कई बार दूसरों के रेफरेंस में भी किया जाता है, अपने रेफरेंस में भी किया जाता है। और कई बार अपने का ही जो पेन नेम होता है, जो उसका रियल नेम ना होकर कहीं कोई दूसरा नेम होता है, उसको यूज करके हम लोग कई बार उसका नरेशन करते हैं, जो आप लोग अभी आगे देखेंगे। और राइटिंग फर्स्ट लेट पर्सन नरेशन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, लेटर राइटिंग ऑन पर्सनल लर्निंग अचीवमेंट। अब देखो यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कही गई हैं कि फर्स्ट पर्सन का जो नरेशन होता है, मतलब कि जब अपने ही विषय में अपने ही तरह के सभी चीज़ों को अपनी तरह से जोड़ करके देखा देखा जाना। और पर्सनल एक्सपीरियंस जो वहाँ पर उस जो राइटर के हमारे बचपन के जो कहीं न कहीं मनोभाव हैं और जो उनके कहीं न कहीं अनुभव हैं, उनके विषय में कहा गया है। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एक पर्सनल अचीवमेंट का एक लेटर राइटिंग भी किया गया है। क्यों? क्यों पर्सनल अचीवमेंट है? क्योंकि एक बच्चा जो बचपन से ही पानी से डर रहा था, जो बचपन से ही किसी न किसी चीज़ से डर रहा था, उससे उसने कैसे ओवरकम किया, कैसे उसने करेज जुटाया और कैसे उसने हिम्मत दिखाई, वहाँ पर ये बात हो रही है। और लास्ट में दिया गया है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन वाटर स्पोर्ट, क्योंकि चैप्टर हमारा वाटर पे रहने वाला है, वाटर स्पोर्ट पे। तो कहा गया है कि बच्चों से कि बच्चे जो है कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन गैदर करें वाटर स्पोर्ट के विषय में। बिना समय गँवाए हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे, कि हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है कहाँ से, विलियम डगलस जो हमारे राइटर हैं। देखते हैं कि वो उनके बारे में थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपने चैप्टर पर रिटर्न होंगे। ये देखो भाई, डीप वाटर चैप्टर का नाम है, डीप वाटर। ऑथर के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे, विलियम डगलस। 1898 से 1980 तक इनका जो लाइफ पीरियड था, लाइफ स्पैन था, वो है। मेन में पैदा हुए मिनेसोटा में। और जब ये बैचलर ऑफ आर्ट्स इन्होंने कर लिया इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से, तो इन्होंने 2 साल अपने टीचिंग में दिए। कहाँ पर? याकीमा में। याकीमा एक हाई स्कूल था याकीमा में, तो वहाँ पर इन्होंने 2 साल अपने टीचिंग को समर्पित किए। उसके बाद जब इन सभी चीज़ों से वो बहुत ही जब टायर्ड हो गए, जब वो बहुत हताश फील करने लगे, तो उन्होंने एल यूनिवर्सिटी में कहीं न कहीं एक लीगल डिग्री की बात सोची, यानी कि वकालत करने की सोची। तो वहाँ पर फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट से मिले। एल एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर वो मुलाकात हुए, उनके एडवाइज़र बने और उनके दोस्त भी बन गए। और आपको पता है कि फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट ही प्रेसिडेंट भी आगे जा कर के बनते हैं।
तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो डगलस ये कहीं न कहीं इंडिविजुअल राइट्स के पीछे में बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर थे। इनको जो पर्सनल राइट्स की बात होती है, जो आज आपको 6 राइट्स ग्रांटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो वहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स को बहुत ही मानते थे। ये इनके लीडिंग एडवोकेट थे, उनके प्रणेता थे। कहीं न कहीं इसको बहुत इम्पोर्टेंट वो लोग देते थे। 1975 में ये रिटायर हो गए और 36 ईयर का जो इनका लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस थे, वो पूरी हिस्ट्री ऑफ कोर्ट में इनका सबसे ज़्यादा एक रिकॉर्ड बन गया कि हाँ, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है अपना इन्होंने सर्विस की। तो वहाँ पर जो फॉलोइंग जो एक चैप्टर है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस, यहाँ से एक एक्सरप्ट लिया गया है और ये रिवील करता है कि कैसे एक यंग बॉय विलियम डगलस जिसका नाम था, वो कहीं न कहीं स्विमिंग पूल में डूबने वाला था। तो उसने कैसे वाटर के डर को अपने ओवरकम किया और कैसे उसने अपने अंदर के डर को ख़त्म करके एक नई जीत हासिल की। और इस ऐसे में उन्होंने टाक टाक किया, मतलब बात किया है कि वाटर और उसके विषय में जो उनका डर था और उसके बाद डर के बाद उनका क्या हुआ और उसके बाद कैसे उसने उन्हें ख़त्म किया। नाउ नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। अब यहाँ पर देखो, कहा गया है कि ये फर्स्ट पर्सन ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि फर्स्ट पर्सन नरेटिव बिल्ड करने की यहाँ पर बात हुई है कि अपने ही चीज़ को लेकर के वो बताते हैं। विलियम ओ डगलस जिसका नाम है और जो बॉय है उसका भी नाम क्या है, विलियम ही नाम है, डगलस, विलियम ओ डगलस, जो राइटर भी हैं और खुद कहीं कहीं ऑटोबायोग्राफी भी राइट कर रहे हैं। चैप्टर पे जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर वर्ड्स दिए गए, वर्ड्स के भी समझाना। ट्रिचारस, ट्रिचारस का मतलब बहुत डरावना होता है। मिस एडवेंचर, एडवेंचर वो होता है जब आप किसी उपक्रम को, किसी साहस भरे कार्य को बहुत ही करेज के साथ, बहुत ही सुपर हाइपर एक्टिव होकर के करें और उसके बाद वह कहीं गलत हो जाए। एडवेंचर को भी जब हाइपर एक्टिविटी में चले जाता है तो वो मिस एडवेंचर कहलाता है। सबड्यूड माई प्राइड, यानी कि प्राइड के ऊपर जब कोई आपके जो आपका स्वाभिमान होता है उस पर जब कोई दबाव पड़े या फिर उस पे कोई खतरा मंडराए। बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, देखो कॉर्क को जब पानी में डालते हैं ना, कॉर्क एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, लकड़ी की तरह होता है। तो क्या होता है कि नीचे से जो ऊपर से नीचे गिरता है तो खट्ट से नीचे पानी में जाता है, फिर लेकिन तुरंत खट्ट से ऊपर आ जाता है। बॉब टू द सरफेस लाइक कॉर्क, यहाँ पर बात उसकी हो रही। फ्लेल्ड एट द सरफेस, फ्लेल्ड का मतलब भी कहीं न कहीं ऊपर आना या फिर सतह से दूर भाग जाना होता है। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, कर्टेन का मतलब पर्दा होता है, तो बताते हैं कि कैसे जो जीवन की जो कर्टेन थी, यानी कि जो लाइफ का पार्ट था, वो कैसे गिर गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट शब्दों पर नहीं जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ फ्रेजेस यूज किए गए हैं जिनकी एग्जैक्ट मीनिंग दूसरी होती है, उनका केवल सेंस मायने रखता है। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, सैल्मन एक तरह की मछली होती है, तो वहाँ पर इसकी फिशिंग की बात की जा रही है। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, यानी कि पूल में आगे और पीछे। तो जब इनके फ्रेजेस के जब शब्द यूज होंगे चैप्टर में तो पता चल जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं फ्रेजेस। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, अब यहाँ पर बात हो रही है कि ये घटना कब की है, जब ये 10 या 11 साल के थे। इन्होंने फैसला किया कि अब ये स्विम सीखेंगे, यानी कि तैराकी ये जो है सीखेंगे। और YMCA जो कि याकिमा में है, याकिमा एक नदी है, तो वहाँ पर इन्होंने फैसला किया कि वहाँ पर एक पूल है और उसमें जो है ये सीखेंगे। याकिमा रिवर कैसी थी, ट्रेचरस थी, बहुत ही डेंजरस थी, बहुत ही खतरनाक थी। लेकिन इनकी जो माँ थी, ये हमेशा कंटिन्यूअली जो है इनको वार्न करती थी कि भैया ये चीज़ ध्यान रखना कि बहुत खतरनाक वो नदी है, वहाँ से बच के रहना। केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, हर एक व्यक्ति जो उसमें डूबा था उसकी हर एक डिटेल को वो उनकी जो मदर थी वो बार बार याद दिलाती थी कि देखो कितने लोग वहाँ पर डूब गए, तो बहुत तुम ध्यान रखना। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो YMCA पूल था वो सेफ था। बताते हैं कि नदी खतरनाक थी लेकिन जो पूल था, पूल का मतलब जो स्विमिंग पूल था, जो तालाब था, वो कहीं ना कहीं सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द सैलो एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, यानी कि एक बताया जा रहा है कि मतलब एक फर्स्ट हाफ में वो 3 फीट गहरा था, 2 या 3 फीट, और अदर एंड में जो है वो थोड़ा सा 9 फीट तक नीचे चला जाता था। लेकिन जो ड्रॉप था, यानी कि एकदम अचानक से 3 फीट के बाद उसकी गहराई खट्ट से तुरंत नीचे 9 फीट हो जाती थी। तो आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। अब देखो, पानी में उतरने के पहले जब वाटर विंग्स जो पहनते हैं ना पैरों में, जब सीखने के लिए लगाए जाते हैं वाटर विंग्स, तो उन्होंने उनके एक पेयर को लिया और वो जो है पूल पे चला गया। आई हेटेड, देखो यहाँ पर याकिमा रिवर की एक बात यहाँ पर की जा रही है कि देखो यहाँ पर कुछ लेक्स हैं किनारे और ये याकिमा रिवर है। तो उसके आगे पढ़ते हैं कि याकिमा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कैलिफोर्निया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन USA। दिस स्टेज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकमा पीपल। वाशिंगटन में ये याकिमा रिवर है जो कि USA में है,
तो आगे बढ़ेंगे, चैप्टर पे आएंगे डायरेक्ट। हाँ, तो यहाँ पर जो हमारी पहली लाइन थी क्या थी कि आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड सो माय स्किनी लेग बट आई सबड्यूड माय प्राइड एंड डिड इट। अब देखो, उसको ये पसंद नहीं था कि वो अपने जो स्किनी लेग्स हैं, जो पतले पैर हैं, उनको शो करे, यानी कि नेकेड हो जाए, कपड़े उतार कर वो जो है पूल में जाए। लेकिन उसने अपने प्राइड को, ईगो को कहीं ना कहीं दबाया, सबड्यू किया, मतलब दबाया प्राइड को, अपने स्वाभिमान को, और उसने ऐसा किया। शुरुआत से ही उसका एक क्वेश्चन था कि आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। एवर्जन का मतलब थोड़ा सा एक एवर्जन एक तरह का फोर्स होता है, यानी कि आपस में जब कोई तालमेल नहीं बैठता तो जब दूरियां बन जाती तो एवर्जन उसको कह सकते हैं। लेकिन एवर्जन को यहाँ पर डिसलाइक की तरह भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ रिपल्सिव फोर्स है। अब उसको बताता है कि ये जो डर था, जो वाटर से नफरत थी, ये कब शुरू हुई, जब वो 3 या 4 साल का था और उसके फादर उसको एक कैलिफोर्निया के बीच पर ले जाते हैं। तो उसके फादर और वो साथ में खड़े थे सर्फिंग के लिए, जो है मतलब कि सर्फिंग, जब आप लहरों पर कुछ एडवेंचर करते हैं, जिसको अभी उसने मिस एडवेंचर जो स्टार्टिंग में शब्द आया था, तो उससे रिलेटेड है, कहीं कहीं वो सर्फिंग के लिए तैयार थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। अब देखो, बताता है कि हम दोनों लोग साथ में खड़े थे और मैं उनके पास था, लेकिन होता क्या है कि एक वेव आती है और मुझे जो है खींच कर ले जाती है अंदर की तरफ। और वो बताता है कि आई वाज बरीड इन वाटर, यानी कि माय ब्रेथ वाज गॉन। वो पानी के अंदर चला जाता है। बरीड का मतलब दफन करना होता है, लेकिन यहाँ पर वो पानी के अंदर, जब डूबने के सेंस में यूज किया गया है कि बरीड इन वाटर, यानी कि कहीं ना कहीं पानी में डूब जाता है और उसकी जो सांसें होती हैं, सांसें चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके पापा हंसते हैं, लेकिन उसके दिल में जो टेरर था वाटर का, वो कहीं न कहीं बैठ जाता है, यानी कि जो उसके दिल में वाटर के प्रति नफ़रत थी, वो वहीं से कहीं न कहीं पैदा हो जाती है। इतना ज़्यादा डर जाता है अंदर ही अंदर उसके। अब देखो, बच्चों के मन में यदि बचपन से ही कोई डर पैदा हो जाता है, तो उस डर को निकालने में बहुत समय लग जाता है। तो हुआ यही कि उसके मन में जो पानी का डर था, वो कहीं न कहीं बैठ गया, और ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जब वो जो वेव्स का फोर्स था उसको उसने ओवर पावर कर दिया, यानी कि जो वेव्स के फोर्स को भूल गया, और उसके डर अंदर इतना ज़्यादा डर पैदा हो गया उसके अंदर, पानी का डर उसने उसको आतंकित कर दिया, उससे उसके पूरे मन को झकझोर के रख दिया, और कहीं न कहीं उतना ज़्यादा उसके अंदर वो पैदा हो गया वो डर, कि उसको ओवरकम करने में बहुत समय लग गया। जैसे कई बार बच्चे किसी चीज़ से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, या फिर कोई और चीज़ से डरने लगते हैं, तो उनको बहुत समय लग जाता है, और बड़े होते होते हुए भी वो कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा डरते रहते हैं। तो उसके बाद बताता है कि जब उसका वाईएमसीए स्विमिंग पूल में जब वो जाता है, तो वैसे जो अनप्लेजेंट मेमोरीज़ होती हैं, वो कहीं न कहीं रिवाइव हो जाती हैं। एक नए रिवाइव का मतलब फिर से उसके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है, और जो चाइल्डिश फ़ियर्स थे वो कहीं न कहीं बाहर आने लगते हैं। लेकिन कुछ ही समय में उसने अपना कॉन्फिडेंस गैदर किया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, और वो पैडल करने लगा किससे? जो उसके नए वाटर विंग्स थे, और दूसरे बच्चों को देख रहा था और उनको कॉपी कर रहा था। यानी कि जो उसने पैडल लिए थे वाटर विंग्स से, तो उसको वाटर विंग्स को, मतलब जो पैरों में पहनते हैं वाटर विंग्स, जो लगा के जो मछलियों की तरह उसको शेप दे देते हैं, कि ताकि वाटर को ओवरफ्लो करने में, मतलब ओवर वाटर को साइड बाय साइड करके स्विमिंग करने में आसानी हो। तो अदर बॉयज़ जो वहाँ पे थे, जो अदर और लोग थे वहाँ पे स्विमिंग करने वाले, उनको देखकर वो सीखने की कोशिश करने लगा, कहीं न कहीं उनको कॉपी कर रहा था। उसने 2 या 3 टाइम जो है, 2 और 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज़, अलग-अलग दिन दिन उसने जो है ऐसा ही कोशिश की स्विमिंग करने की। तो होता क्या है कि and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। अब वो बताता है कि वो कहीं न कहीं पानी के साथ थोड़ा न थोड़ा दोस्ती उसकी शुरू हो गई थी। वो ईज़ फ़ील कर रहा था, यानी कि आसानी फ़ील कर रहा था। कब? जैसे ही मिसएडवेंचर होने वाला था, यानी कि कुछ न कुछ उसके साथ होने वाला था। उसके पहले वो 2-3 बार गया और उसने 2-3 दिन प्रैक्टिस की, लेकिन वो सही हो गया था। तो एक दिन वो क्या करता है कि वो पूल पे जाता है जब वहाँ पर कोई नहीं रहता। जगह बहुत शांत होती है, पानी बहुत ठहरा हुआ होता है, और जो उसका बॉटम होता है, जो पूल का जो बॉटम होता है, वो एकदम व्हाइट और एकदम क्लीन होता है। यानी कि जैसे बाथटब आपका व्हाइट और क्लीन होता है, तो वैसे वहाँ पर पानी एकदम, पानी ठहराव के कारण, पानी के रुके हुए कारण उसका जो बॉटम, जो उसका फ्लैट सरफेस होती है, वो दिख रहा था। यानी कि जब आप नदी देखते हैं, नदी का पानी बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, फिर बाल्टी में जब पानी रखा होता है, बहुत साफ़ पानी रखा हुआ होता है, तो बाल्टी के नीचे की जो सतह है वो दिखने लगती है, सरफेस वो दिखने लगती है। तो ये बता रहा है कि आई वाज़ टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। टिमिड का मतलब डर, यानी कि उसको बहुत ही डर रहा था। टिमिड यानी बहुत ही उसके अंदर डर थी कि वो अकेले जाए कि ना जाए, पर उसके बाद भी वो जा करके पूल के साइड में बैठ गया और दूसरों का इंतजार करने लगा। तो होता क्या है कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय। ब्रूजर का मतलब बहुत, जब कोई बहुत ही हैवी, भारी भरकम, कोई मान लो बॉडी बिल्डर आ गया,
तो एक बहुत ही हट्टा-कट्टा आदमी आता है जो मतलब डेली जिम जाता था और वो उसकी उम्र शायद 18 साल रही होगी। उसके शरीर पर जो है उसके चेस्ट पर बहुत ही घने बाल थे, तो बताता है कि उसका जो फिजिकल स्पेसिमेन था वो भी वो काफ़ी सुंदर था, यानी कि बहुत ही टफ उसकी मसल्स थी और उसके जो लेग्स और आर्म्स थे वो जो है रिपेलिंग मसल्स दिखा रहे थे। यानी कि जैसे कहते नहीं है कि जब आप बहुत ही जिम और क्या कहते हैं वर्कआउट करते हैं तो आपके जो मसल्स होते हैं, जो आपकी नसें होती हैं एकदम परफेक्ट शेप में आ जाती है, तो वहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है कि तो वही कह रहा है कि वो चिल्लाया कि हे स्किनी किसको कह रहा है वो? डगलस को, क्योंकि वो बहुत ही दुबले-पतले थे और डर भी रहे थे, क्योंकि जाने के लिए इसीलिए वो अकेले जाना नहीं चाहते थे और पानी से भी उनको डर लगता था। उसको चिल्लाया कि हे स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड? तो वो जो हट्टा-कट्टा आदमी था वो पूछता है, क्या भैया तुम पानी में जाना चाहोगे? कैसा डग्ड जो फ्रेज़ यहाँ पर यूज़ हुआ है, डग्ड का मतलब होता है किसी को ज़बरदस्ती पानी में फेंक देना, उसके बाद उसको थोड़ा देर उसमें ठहरने के लिए कहना या फिर उसको रोकना। तो बस इतना ही पूँछ के वो क्या करता है कि उसको जो है डगलस को वो उठा लेता है और टॉस करता है डीप एंड में, यानी कि जो गहरे तरफ वाला पानी था उधर तरफ वो फेंक देता है, यानी कि उठा के टॉस करके एक जैसे कोई सामान होता है उसकी तरफ फेंक देता है। तो जब डगलस जो है सिटिंग पोजीशन में जो है लैंड करता है, यानी कि बैठे हुए पोजीशन में जिस तरह बैठा था उसी तरह उसने उठा लिया था, तो उसी तरह वो उसी में लैंड करता है सॉलिड वाटर में और एक ही बार में वो क्या होता है बॉटम को हिट कर देता है, यानी कि एक ही बार में वो बॉटम पे पहुंच जाता है, पानी के बॉटम में, यानी कि जो उसके स्विमिंग पूल का बॉटम था, लेकिन वो डर गया था। लेकिन उसके बाद भी वो समझ नहीं पाया कि हुआ क्या और इतना ज़्यादा वो डर गया था कि उसका दिमाग भी काम करना बंद हो गया कि अब हुआ क्या। लेकिन एक चीज़ उसके दिमाग में थी कि हाँ, जब वो नीचे जा रहा था तो उसके दिमाग में ये था, उसने प्लान कर लिया कि मैं अपनी फिट से बॉटम को हिट करूँगा और जब हिट करूँगा तो ये क्या होगा, एक बिग जंप होगी और मैं कम सरफेस पर जो है आ जाऊँगा और होगा क्या उससे कि मैं उस सरफेस पर आकर के लेट जाऊँगा और अपने एज से जो उसके पैडल जो पहने हुए हैं और पैडल को हिट करते हुए अपने एज के पुल पर पहुँच जाएगा। तो उसने एक ऐसा प्लानिंग कर ली, डरने के बावजूद भी उसके दिमाग इतना काम किया कि उसने प्लानिंग कर ली कि हाँ, मैं पैर से अपने हिट करूँगा बॉटम को और उसके बाद जो पैडल्स हैं उनकी सहायता से, मतलब जो उसने वाटर विंग्स पहने हुए हैं उनकी सहायता से जो है वो एज पे पहुंच जाएगा अपने पैरों को पैडल करके। लेकिन हुआ क्या, प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि रास्ता जो था नीचे जाने का इतना बड़ा था, इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 फीट वर लाइक 90, यानी कि 9 फीट उसके लिए 90 फीट बन गए और वो जैसे कि टच करता बॉटम को उसके लंग्स जो है रेडी टू बस्ट हो गए, यानी कि उसके लंग्स में सांस फूल ही नहीं रही थी, सांस समा ही नहीं रही थी, पानी घुसने लगा उसके लंग्स में। और जब उसने बॉटम को हिट किया, यानी कि जब उसके फिट जो जो उसके पैर थे वो बॉटम को हिट किए, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। वो समंड का मतलब होता है बुलाना, यानी कि एक जगह इकट्ठा करना। समंड किया ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट आई वाज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। उसने सोचा कि मैं एक स्प्रिंग की तरह ऊपर आ जाऊंगा और पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को मैं हिट करूंगा। और उसने सोचा कि जब मैं हिट करूँगा तो एक कॉर्क की तरह, जिस तरह कॉर्क नीचे जाकर के ऊपर बॉब करता है, ऊपर पॉप करता है, उसी तरह मैं ऊपर आ जाऊँगा। लेकिन इंस्टेंट आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग, यानी कि उसने जो है जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, वो बहुत ही धीरे-धीरे आया। लेकिन जब उसने आँख खोली तो उसने देखा क्या? उसने देखा कि कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी है। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, आई ग्रीव पैनिकली, यानी कि जो उसने सोचा वैसा नहीं हुआ और जो उसने पानी देखा, पानी में थोड़ी-सी गंदगी भी उसको दिखी। पानी पहले साफ दिख रहा था, लेकिन अब उसको दिखने लगा और वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर गया, बहुत ही ज़्यादा डर गया कि अब मेरा क्या होगा? यानी कि जो उसके वाटर का डर था वो बाहर आ गया। वो थोड़ा-सा ऊपर आया, उसने सोचा कि हाँ, मैं ऊपर आकर के एक रोप को पकड़ लूँगा, वो रोप जो दिख रही थी, लेकिन वो रोप को नहीं पकड़ पाया और उसके हाथ सिर्फ़ क्या पकड़ पाए, सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी। यानी कि वो इतना ऊपर नहीं आ पाया था अभी तक किसी रोप को पकड़ पाता या फिर वो साइड बाय साइड पूल के जा सकता था, लेकिन अब उसके हाथ में सिर्फ़ पानी, आँखें खोले तब पानी, नीचे पानी, ऊपर पानी, दाएँ-बाएँ हर तरफ पानी ही पानी था। वो सफोकेट कर रहा था, साँस नहीं ले पा रहा था, उसके साँस में घुटन हो रही थी। उसने चीखने की भी कोशिश की, लेकिन पानी में कोई चीख सकता है क्या? कोई नहीं चीख सकता। अब व्हेल्स जो होती हैं या फिर डॉल्फिन्स जो होती हैं वो अल्ट्रावायलेट वो अल्ट्रासाउंड भले ही क्रिएट करती हैं, पर वहाँ पर अल्ट्रासाउंड तो कोई सुनने वाला नहीं था, पानी में कोई नहीं चीख सकता। लेकिन देन माय आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ वाटर, उसकी जो आँख और नाक थी वो पानी से बाहर आई, लेकिन उसका मुँह जो है बाहर नहीं पाया। यानी कि वो पूरा सोच रहा था जैसे-जैसे प्लान उसने किया वैसा-वैसा थोड़ा-सा हुआ, लेकिन पूरा सब उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया और उसकी सिर्फ़ आँख और नाक ही बाहर आ पाई, उसका मुँह पूरा बाहर नहीं आ पाया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस आउट ऑफ द वाटर, स्वैलोड एंड चोक्ड, यानी कि वो पानी के सरफेस पे वाटर पे फ्लेल किया,
थोड़ा सा वो जैसे बाहर की तरफ तैरा, लेकिन वो उसने क्या किया, पानी को स्वॉलो भी कर लिया था और उसके कारण उसके जो गले थे, फेफड़े थे, वो सभी जो है पानी से ही भर गए थे। उसने अपने पैरों को कोशिश किया कि ऊपर लाए, लेकिन वो ऐसा लगा कि वो उसके पैर जो थे वो एकदम रिजिड हो गए, पैरालाइज्ड हो गए, जैसे उसमें कोई एनर्जी बची ही नहीं, यानी कि डेड वेट की तरह हो गए। यानी कि उसको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि वो कहीं न कहीं अनकॉन्शियस हो रहा है, उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई और उसके पैर एकदम रिजिड पत्थर की तरह पैरालाइज्ड हो गए, यानी कि वो वर्क ही करना बंद कर दिए। एक ग्रेट फोर्स वाज़ पुलिंग मी अंडर, कोई न कोई एक बहुत ही हैवी फोर्स उसको खींच रहा था। वो चिल्लाया, लेकिन केवल उसको सुनने वाला कौन था? पानी। यानी कि उसकी जो आवाज़ थी, जब मुँह बाहर आया ही नहीं तो उसकी चिल्लाहट कोई बाहर सुन ही नहीं सकता था, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसने पानी ही सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, यानी कि जहाँ से वो नीचे से हिट करके अपने आप को ऊपर लाया था, उसी तरफ वो फिर जाने लगा। यानी कि जो जो उसने प्लान किया था उस तरह थोड़ा सा हुआ, 90% उस तरह हुआ, लेकिन 100% प्लान सक्सेस न होने के कारण वो फेल हो गया। वो पानी के बीच में ही फंसा रहा और नीचे जाने लगा। उसने पूरी अपनी स्ट्रेंथ को फिर से इकट्ठा किया और उसने कोशिश की कि जैसे वो नाइटमेयर से फाइट करता है उस तरह फाइट करेगा, लेकिन एक इररेजिस्टिबल फोर्स था जिससे वो फाइट नहीं कर पा रहा था। वो अपनी पूरी सांसें जो है एकदम खो रहा था, यानी कि धीरे धीरे उसके जो लंग्स थे वो पानी भर रहे थे, लंग्स उसके दर्द करना शुरू कर गए, उसके जो सर में चक्कर आने लगा, वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस फील करने लगा। लेकिन उसके बाद भी उसको ये स्ट्रेटजी याद थी कि मैं बॉटम के पूल के बॉटम में मैं जाऊंगा और कॉर्क की तरह सरफेस कर रिटर्न हो जाऊंगा, यानी कि हिट करके रिटर्न हो जाऊंगा। और फिर वो क्या करेगा, वो वाटर पर लाई जो है फ्लाइट कर जाएगा। लेकिन हो क्या रहा था कि उसने पूरी स्ट्रेटजी एक बना के रखी थी कि कैसे वो नीचे जाएगा, हिट करेगा, फिर उसके बाद हिट करने के बाद वो वाटर फ्लैट हो जाएगा, अपने आर्म्स और पैर से जो है इधर उधर हाथ पैर मारेगा और कैसे वो तैर करके जो है किनारे, पुल के किनारे आ जाएगा, सेफ हो जाएगा। लेकिन वो केवल नीचे नीचे जा रहा था एंडलेसली, यानी कि उसको इतना ज़्यादा समय लग रहा था। वो सोच रहा था कि इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, ये 9 फीट 90 फीट क्यों हो रहे हैं। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसको केवल केवल पानी के सिवा तो कुछ दिख ही नहीं था। येलो ग्लो हो रहा था, जैसे जब लाइट वाटर पर पड़ती है, जो सनलाइट होती है, तो उसी तरह उसको येलो ग्लो हो रहा था, डार्क वाटर दिख रहा था और उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो उसने क्या देखा, एंड देन शेयर स्टार टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल। अब उसके अंदर जो पुराना टेरर था, कहीं न कहीं वो भी टेरर बाहर आने लगा। अब वो इतना ज़्यादा टेरर से सीज हो गया था कि उसको कोई समझ में नहीं आ रहा था कि टेरर का ना कोई कंट्रोल होता है, टेरर के ऊपर उसका ना कोई कंट्रोल था और ना ही टेरर को कोई अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसके ऊपर अपना इफेक्ट दिखा रहा है। यानी कि एक्सप्लेन कर रहा है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर पा रहा था। वो एकदम अनकॉन्शियस भी हो रहा था और कहीं न कहीं उसका डर अंदर अंदर पैदा हो रहा था। और जैसा कहा जा सकता है कि टेरर को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो केवल एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है और वो ऐसा एक्सपीरियंस उसके लिए था जिसको किसी ने एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था। वो कंटिन्यूअसली पानी के अंदर चीख रहा था और पानी के अंदर वो कैसा फ़ील कर रहा था, यानी कि वो ऐसा फ़ील कर रहा था जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाता है, उसके हाथ-पाँव काम करना बंद हो जाते हैं और उसके गले में भी दर्द होना शुरू हो गया, जैसे लग रहा था उसका गला कोई एकदम फ्रोज़न हो गया हो। लेकिन केवल उसका हार्ट था जो पाउंड कर रहा था। उसके दिमाग में ये चीज़ बता रहा था कि हाँ, अभी भी तुम ज़िंदा हो। उसका अनकॉन्शियस माइंड भी कहीं न कहीं उसको सिग्नल दे रहा था कि हाँ, अभी भी तुम ज़िंदा हो। उसका हार्ट पाउंड कर रहा था, धड़क रहा था। उसके बाद होता क्या है कि एंड देन इन द मिड्स ऑफ अ टेरर कम ए टच ऑफ रीजन, यानी कि इन सब के बीच में कुछ न कुछ एक ऐसा चीज़ हुआ, यानी कि उसको कहीं न कहीं याद था। इतना डर होने के बावजूद भी उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, कहीं वो चीज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी कि वो बार-बार सोच रहा था कि जैसे ही मैं बॉटम पे पहुँचूँगा, मैं टाइल्स को हिट करूँगा, मैं बॉटम को हिट करूँगा और बाहर आ जाऊँगा, बड़े ही आराम से जंप कर जाऊँगा। आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, यानी कि वो बता रहा है कि मेरे जंप के करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। और लेकिन वाटर उसके चारों तरफ अभी भी था। अभी भी वो रस्सियों के लिए ढूँढ रहा था, अभी लैडर्स को ढूँढ रहा था, यानी कि जो सीढ़ी होती है उसको ढूँढ रहा था, वाटर विंग्स को ढूँढ रहा था, नथिंग बट वाटर। लेकिन वाटर के सिवा तो उसको कुछ मिल ही नहीं रहा था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, स्टार्क टेरर टूक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसका पुराना डर तो था ही, लेकिन उसके अंदर एक नया डर भी पैदा हो गया। यानी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट होता है, उस तरह करंट डर रहा था। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड, पूरी तरह से अंदर से वो हिल चुका था। उसके हाथ नहीं मूव कर रहे थे, पैर नहीं मूव कर रहे थे। वो हेल्प कोशिश कर रहा था कि हेल्प के लिए वो ट्राई करे, कॉल करे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। पानी में उसकी आवाज़ बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन कुछ अचानक हुआ और कहीं से लाइट दिखी। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, एट लीस्ट माई आइज वर, माई नोज वर ऑलमोस्ट आउट टू।
वो बताता है कि उम्मीद की एक किरण जगती है। वो कहीं न कहीं जो येलो वाटर था फुल जो अजीबो-गरीब पीला पानी था उससे थोड़ा-थोड़ा बाहर आ रहा था। उसकी आँख और नाक तो कम से कम बाहर आ ही गई थी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम यानी कि तीसरी बार फिर से वो डूबने लगा है। सोचो, एक बार डूबा, फिर हिट किया, फिर ऊपर आया, दोबारा डूबा, फिर हिट किया, तिबारा फिर से वो ऊपर आया था लेकिन इस बार फिर से वो डूबना शुरू कर दिया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट। अब देखो, उसने क्या किया, थोड़ा-सा पानी पानी से बाहर आकर के हवा थोड़ी-सी साँस लेने की कोशिश की लेकिन उसके कारण हवा नहीं आ पाती और वो पानी अंदर आ जाता है उसके मुँह में, गले में, नाक में, सब जगह पानी आ जाता है और येलोइश लाइट जो उम्मीद की किरण आई थी वो भी चली गई। लेकिन उसके बाद होता क्या, ऑल एफर्ट सीज्ड, सभी एफर्ट उसके ख़त्म हो गए। अब वो बहुत ही थक चुका था, उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज़ हो जाती है। अब वो रिलैक्स फ़ील कर रहा था, यानी कि अब वो एकदम शिथिल पड़ गया, ठंडा हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं करना और उसके जो लेग्स थे वो भी एकदम रिजिड हो चुके थे, फ्रोज़न हो गए थे। अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, कुछ उसके दिमाग में एक कालिक छा गई, काला अंधेरा छा गया और इट वाइप्ड आउट फियर, यानी कि उसने कहीं न कहीं उसके फियर को ख़त्म कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, टेरर को भी उसने कहीं न कहीं ख़त्म कर दिया। देयर वर नो पैनिक, अब कोई उसके दिमाग में कोई पैनिक नहीं थी, कोई डर नहीं था। इट वाज़ क्वाइट एंड पीसफुल, सब चीज़ शांतमय और सब चीज़ एकदम क्वाइट हो गया, एकदम नथिंग हो गया, तो नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, यानी कि वहाँ पर कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ नाइट टू बी ड्राउसी, टू बी गो स्लीप, no need to jump, too tired to jump. It nice to be carried gently to float alone in space. Tense arms around me, tense tender arms like mothers. Now must I go to sleep. अब देखो, ये बता रहा है कि जब वो डूबना शुरू हुआ और जैसे ही नीचे जाने लगा तो उसका पूरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। अब उसको नथिंगनेस दिख रही थी, उसका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया, उसके चारों तरफ अंधेरा छा रहा था, बेहोशी की हालत आ रही थी। जब इतना सब कुछ हुआ तो वो बताता है कि आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, यानी कि उसके जो जीवन की उम्मीद थी, जीवन की जो किरण थी, जो आशा थी, वो जो है उसका पर्दा गिर चुका था उसके जीवन का और वो ओब्लिवियन को भी उसने क्रॉस कर दिया। ओब्लिवियन वो होती है जब कोई कन्फ्यूजन की स्टेट होती है तो उसको ओब्लिवियन कहते हैं। लेकिन वो बताता है कि अगले दिन अगले दिन वो रिमेंबर करता है कि वो स्टमक के मतलब अपने पेट के सहारे जो है पूल के किनारे वोमिट कर रहा है, यानी कि बताता है कि जब उसकी आँख खुली मतलब कुछ समय बाद जब उसकी आँख खुली तो बताता है कि वो उसको वॉमिट हो रही थी और वो अपने पेट के बल लेटा हुआ था और उसको लगातार उल्टियाँ आ रही थी। लेकिन जो जिस लड़के ने जिस ब्रूज़र ने उसको ढकेला था वो केवल कह रहा था, अरे बच्चे मैं तो केवल मज़ाक कर रहा था। लेकिन किसी ने कहा कि द किड नियरली डाइड, बी ऑलराइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। अब बताता है कि कोई किसी ने पीछे से कहा कि अरे अभी तो बच्चा मर जाता, चलो इसको ले चलते हैं लॉकर रूम में। लॉकर रूम वो होता है जहाँ पर इन सभी लोगों के कपड़े और सामान रखे होते हैं। कुछ घंटों बाद वो घर चला गया, वो बहुत ही डरा हुआ और बहुत ही कमज़ोर फ़ील कर रहा था। वो थोड़ा-सा हिल भी गया था अंदर से, उसने रोया भी और उसके बाद वहाँ पर अपने बेड पर जाकर वो सो गया और रात को उसने खाना भी नहीं खाया। फॉर डेज़ अ हॉन्टिंग फ़ियर वाज़ इन माई हार्ट, कई दिनों तक उसके दिमाग में, कई दिनों तक उसके दिल में ये डर हमेशा बना हुआ था और थोड़ा-सा भी उसकी याद आती थी ना, तो एकदम उसको अपसेट कर देती थी। उसको एकदम बताती थी कि हाँ, कैसे उसके पूरे शरीर में पैरालिसिस का जो इफ़ेक्ट था वो आ गया था, कैसे उसने अपने चारों तरफ अंधेरा छाते हुए देखा था। उसके बाद तो कभी भी पूल वापस पे नहीं गया, वो पानी से इतना ज़्यादा डर गया कि जब भी कोशिश करता था कि हमेशा वो पानी से अवॉइड करे, कभी भी जो पुराना उसका चाइल्डहुड फ़ियर था वो और उसके बाद ये वाला फ़ियर दोनों मिल कर के सुपर फ़ियर बन गए थे। तो उसके बाद बताता है कि अ फ्यू इयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, आई वांटेड टू गो गेट इंटो देम। कुछ वर्षों के बाद बताता है कि वो जब कैस्केड्स के किनारे जाता है, कैस्केड का मतलब झरना होता है, तो वहाँ पर वो जाता है, तो सोचता है कि मैं थोड़ा-सा जा कर के वहाँ पर जाकर थोड़ा-सा नहाऊँगा, मज़े लूँगा जो वार्म लेक है वहाँ पर। लेकिन होता क्या है, उसको पुरानी याद आ जाती है, वो टेरर उसके दिमाग में आ जाता है कि कैसे उसका जो पूरी बॉडी थी फ्रोज़न हो गई थी, पैरालाइज़्ड हो गई थी, उसकी उसकी पूरी बॉडी सीज़ हो गई थी। उसके डर में आ जाता है, उसके दिमाग में हमेशा डर पैदा हो जाता है, उसके जो पैर होते हैं पैरालाइज़ हो जाते हैं, उसके उसका जो दिल है वो आइसी हॉरर से भर जाता है, उसके एकदम डर से भर जाता है। लेकिन होता क्या है कि दिस हैंडीकैप स्टेयड विथ मी एज़ द ईयर्स रोल्ड बाय, थोड़ा-सा ये जो डर था ना, ये डर हमेशा उसके साथ रहा जितने वर्ष बीतते गए। बताता है कि कैनोइज़ ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। सैल्मन एक मछली है, तो बताता है जब वो सैल्मन की फिशिंग के लिए जाता था, कैनोइज़ का मतलब होता है जो नाव की चप्पू होती है जिसको डोंगी कहते हैं। तो बताता है कि बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में जब फिशिंग के लिए जाता था,
ट्राउट फिशिंग ऑन द ड्यूट्से एंड मेटोलोइस इन ओरेगन, ये सब फिश के नाम हैं। तो बताता है कि कोलंबिया और बम्पिंग लेक में जो कैस्केड्स हैं वहाँ पर जब भी वो जाता था तो उसको जो फ़ियर ऑफ वाटर था वो उसका पीछा करता था। उसने अपने जितने फ़िशिंग ट्रिप्स थी उनको सबको कैंसल कर दिया, जो जॉय था कैनोइंग का, बोटिंग का, स्विमिंग का, वो सभी उसने उसको वो वंचित रह गया, यानी कि डिप्राइव हो गया। जो कैनोइंग यानी कि नाव चलाने का, बोटिंग का, जो स्विमिंग और इन सब का जो जॉय होता है उससे वो कहीं न कहीं डिप्राइव हो गया था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फ़ियर, उसने हर एक कोशिश की कि वो कहीं न कहीं इस फ़ियर को ओवरकम कर लेगा, उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन वो कहीं न कहीं उससे दूर नहीं हुआ, हमेशा उसके साथ चिपका रहा, उसके पीछे-पीछे हर जगह उसका पीछा किया। लेकिन 1 अक्टूबर बताता है कि एक दिन अक्टूबर की बात है, वो डिसाइड करता है कि एक इंस्ट्रक्टर के साथ जो है वो जाएगा और स्विम करना लर्न करेगा, यानी कि उसको स्विमिंग सीखेगा। वो एक पूल पर गया और 5 दिनों तक उसने 1 हफ्ते में 5 दिन तक प्रैक्टिस की। हर एक दिन 1 घंटा उसने प्रैक्टिस की। इंस्ट्रक्टर क्या करता था कि एक बेल्ट उसके चारों तरफ बाँधता था और एक रोप अटैच करता था और उसको एक पुली से लटका करके मतलब रख देता, मतलब टाँग देता था और उसके एक ओवरहेड पे एक केबल लगा देता था। यानी कि उसके चारों तरफ बेल्ट पहनाकर उसको एक रस्सी से बाँध कर लटका देता था। सिंपल टर्म में यही है। अब देखो इंस्ट्रक्टर जो ओरिजिनल उसका वर्क क्या रहता था, इंस्ट्रक्टर अपने हिसाब से अब वो एक तरीका उसने बनाया कि उसको बेल्ट चारों तरफ पहना करके और उसको बांध करके लटका के पूल के पानी में थोड़ा सा नीचे अंदर आगे पीछे करता था। और उसने उसको ये भी सिखाया कि कैसे अपने सर को अंदर ले जा करके सांस को रोके, उसके बाद फिर जब बाहर आए तो एक्सहेल करे, अंदर जाए तो इनहेल करे। और उसने रिपीटेड एक्सरसाइज कई बार उसको एकदम क्लियर करवाई, उसको एकदम प्रैक्टिस करवाई। लेकिन जब भी उसका दिमाग जैसे ही उस पानी के फ़ियर को देखता था, पानी को देखता था, तो कहीं न कहीं उसके अंदर वो टेरर हमेशा आज भी वो पैदा हो जाता था। बिट बाय बिट आई सेट पार्ट ऑफ पैनिक दैट सीज़्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। थोड़ा-सा जब उसका सर जब पानी में जाना शुरू हुआ तो थोड़ा-थोड़ा वो जो पैनिक का एक डर था, पैनिक का जो डर की एक संभावना थी, थोड़ा-थोड़ा वो दूर होना भी वो शुरू हो गई कि धीरे-धीरे उसके अंदर एक निडरता आने लगी। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माय लेग। अब उसको पूल के किनारे इंस्ट्रक्टर ले जाकर के उसको बताता है कि कैसे पैर से किक करें। कई हफ्तों तक तो उसने यही किकिंग ही शुरू की। पहले क्या हुआ कि उसके लेग्स ने काम करना से मना कर दिया, कि उसको याद था कि कैसे उसके लेग्स फ्रीज हो गए थे। लेकिन ग्रेजुअली वो रिलैक्स हो गए। उसके बाद कि वो उसने उस पर भी एक कमांड कर दिया। यानी कि देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो कोई चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होती। तो बताता है कि पीस बाय पीस वो थोड़ा-थोड़ा स्विमर बन रहा था और जब उसने हर एक पीस को परफेक्ट कर लिया ना, तो वो हब जितने भी प्रैक्टिस उतने जितने भी तरीके आज़माए थे, अब उसको इकट्ठा आज़माना चाहता था। तो अप्रैल में उसने कहा कि जो उसका इंस्ट्रक्टर था उसने कहा कि अब तुम स्विम कर सकते हो, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक। यानी कि बताया कि क्रॉल स्ट्रोक एक जो मेथड है, इसको अप्लाई करके तुम एक स्विम का एक पूरा लेंथ इसको तुम स्विम करो, कोशिश करो कि देखो कैसे हो पाता है कि नहीं, क्योंकि तुमने सभी तरीके सीख लिए हैं। अब इन सभी तरीकों को इंटीग्रेटेड तरीके से यूज करना जानो। जैसे इंस्ट्रक्टर ने ये बात कही तो उसने देखा कि इंस्ट्रक्टर का तो फिनिश हो गया, इंस्ट्रक्टर ने अपनी बात पूरी कह दी, लेकिन उसके दिमाग में वो डर बना हुआ था। लेकिन उसके बाद वो कहता क्या है कि तुमको क्या लगता है, तुम मुझे डरा रहे हो, तुम देखो मेरे मेरे तरफ देखो, मैं कैसे एक और लेंथ जो है इस पूल को एकदम नाप दूंगा। यानी कि पूल के जितनी लेंथ है उतनी पूरे लेंथ की मैं स्विमिंग करूंगा, तुम देखते जाओ ऐसे। तो उसने बताया कि ये जुलाई तक ये चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑदर जो डगलस था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। वो श्योर नहीं था कि कहीं न कहीं उसके डर में, उसके दिमाग में जो डर था उसको लग रहा था कहीं न कहीं अभी भी बना हुआ है। तो वो लेक वेंटवर्थ में जाता है जो न्यू हैम्पशायर में है और करता क्या है कि डाइव ऑफ करता है, यानी कि डुबकी लगा। तो अब देखो वो ट्रिक्स के आइलैंड पे किनारे जाता है और वो उसने 2 माइल उसने स्विम किया। और वो कहता क्या है कि उसने जितने भी तरीके सीखे थे ना, क्रॉल करना, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, उसने सभी आजमाए, सभी उसने कोशिश की। एक बार उसको थोड़ा सा डर लगा जब वो लेक के मिडिल में था, तो उसने किया क्या कि अपना फेस नीचे किया पानी में और उसने देखा पानी की तरफ। उसके बाद कहता है, मतलब बहुत ही हंस के आयरनिकल वे में, सटायर वे में कहता है कि ओ वेल वेल मिस्टर टेलर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आई फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। यानी कि उसने डर को कहा कि क्यों भैया मुझे डराने की फिर से कोशिश कर रहे हो। तो बस इतना ही उसने कहा हंस करके। और क्या हुआ कि उसका जो डर था वो हमेशा के लिए चला गया और वो स्विम करके बाहर आ गया।
लेकिन उसके बावजूद भी उसके दिमाग में कुछ न कुछ डाउट थे। अब डाउट क्या थे भाई? अब जब पूरा डर खत्म हो गया तो डाउट कहाँ से बचेगा? बताता है कि एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप टू द टेटन टू कॉनरैड मीडोज, अब द कॉर्नेड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, यानी कि वो बताता है कहाँ क्या वो मीड ग्लेशियर में गया और कैंप किया कहाँ पर, हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ फॉलन मीडोज, घास के मैदान को कहते हैं, तो उसने कई जगह कैंपिंग की वार्म लेक के किनारे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव इनटू लेक, वो लेक में जो है डाइव करता है और स्विमिंग करता है, स्विमिंग क्रॉस टू द आउटर शोर एंड बैक, यानी कि शोर तक जाता है फिर वापस आता है। जस्ट एज डो कॉर्प्रोन यूज टू डू, जो डो कॉर्प्रोन थे, कॉर्प्रोन ये बहुत बड़े स्विमर थे, तो वैसा जब वो जैसे वो किया करते तो वैसे वो उन्होंने डगलस ने भी किया और वो बहुत ही तेजी से चिल्लाया। तो क्या चिल्लाया कि आई शॉटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, आई हैड कॉन्कर माई फियर ऑफ वाटर। जो गिलबर्ट पीक थे, जो गिलबर्ट नाम की पहाड़ी थी, वहां से इको लौट के रहा, उसने चिल्लाया कि मैंने पानी के डर को खत्म कर दिया। अब देखो ये उसकी बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट थी। तो बताता है कि द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इस एक्सपीरियंस ने उसके लिए बहुत ही बड़ा, बहुत ही गहरा उसके ऊपर प्रभाव छोड़ा। और उसने जो बताया कि जो उसका डर था, जो टेरर था, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था, उसने उसके ऊपर कॉन्कर कर लिया था और अब उसको केवल डेथ में ही पीस नज़र आ रही थी। अब देखो यानी कि उसने लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स को जीत लिया। अब वो बताता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम को जब उसने जीत लिया तो उसको केवल केवल पीस दिख रही, तो सिर्फ कहाँ दिख रही थी? डेथ में ही। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ एट रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं और यहाँ पर कई बार क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि हमारे पास कुछ डरने के लिए है तो क्या है? वो डर खुद ही है। यानी कि डर के लिए मत डरो। डर हमारा क्या होता है? डर होता क्या है? डर को अगर कहेंगे तो डर सिर्फ एक मन का भाव है और डर कुछ है नहीं। तो ऑल आई हैव वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमारे पास डरने को कुछ है तो क्या है? वो डर खुद ही है। और रूजवेल्ट उसके जो मित्र थे वो बताते हैं कि रूजवेल्ट ने एक बार ऐसा कहा था, तो उसने हमेशा से ही अपने डर को जो जीतने की कोशिश थी उसने जीत लिया था। और उसको अब केवल केवल पीस कहाँ दिख रही थी? केवल केवल पीस दिख रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ डेथ में पीस दिख रही थी। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द वाल विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। विल का मतलब इच्छा होता है। तो उसने बताया कि मैंने जो डर को और मौत को बहुत नज़दीक से देखा है, तो उसने जीने की जो इच्छा थी उसको बहुत ही इंटेंसिफाई कर लिया था। उसने जीने की इच्छा को, बहुत ही प्रबल इच्छा अपने अंदर पैदा कर ली थी जीने की। तो उसको अब सिर्फ सिर्फ मौत में ही शांति दिख रही थी। और उसने उस उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था जो सेंसेशन ऑफ डाइंग थे, यानी कि एकदम मौत के करीब जाके उनको एक्सपीरियंस करना और टेरर फील करना, जो जो डर के कारण आता है, जो मौत के कारण डर उत्पन्न होता है, उसको उसने उस डर को भी फियर कर लिया था। यानी कि उसने उसको महसूस कर लिया था, अब उसको वो जीत भी चुका था, उसने कॉन्कर भी कर लिया था। एट लास्ट आई फेल्ट released free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside far। अब उसने बताता है कि अब वो बताता है कि उसके पास अब कोई डर नहीं था, वो एकदम रिलीज हो गया था इस वर्ल्ड से। अब वो फ्री था कि चाहे वो पहाड़ पे चढ़े, चाहे वो जिस पहाड़ पे क्लाइंब करे, चाहे जिस लेक में तैरे, यानी कि पानी का डर और उसके जीवन का डर दोनों उसने फियर कर लिए थे। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों को इसके क्या संदेश मिलता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इफ़ यू वांट टू कॉन्कर योर सेल्फ, फर्स्ट कॉन्कर योर सेल्फ एंड देन कॉन्कर द वर्ल्ड। अगर आप दुनिया को जीतना चाहते हैं ना, तो आप पहले अपने आप को जीतिए, उसके बाद दुनिया को आप जीत सकते हैं। क्योंकि डर क्या है? फियर इज समथिंग दैट फियर इटसेल्फ, यानी कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। कुछ भी डरने के लिए है तो फियर खुद ही है। अब डर, डर को कहते हैं ना कि डर से मत डरो, क्योंकि डर के आगे जीत है। बच्चों को भी कई बार, बच्चों के जीवन में कई बार ऐसी संभावनाएं, या फिर हमारे जीवन में भी, मनुष्य के जीवन में भी, या फिर कई बार ऐसी संभावनाएं आती हैं जिनसे मनुष्य डर जाता है। तो उनसे डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि कहा गया है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही डहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, मुख से न कभी उप कहते हैं, संकट का दोष मिटाने को, बरखुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके न वीर नर के मंग में। खमठेक ठोलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो यहाँ पर कुछ रामधारी सिंह दिनकर जी की लाइनें थी जो रश्मिरथी तृतीय सर्ग से ली गई थी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है और इसके साथ ही हम चाहेंगे विदा। तो कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स भी मिलते रहें।
तो बने रहिए हमारे साथ सैपियंस क्वेस्ट के साथ। नमस्तुभ्यम, वंदे मातरम दोस्तों।